गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम अपनी आगे की सीरीज जो चल रही है प्रीवियस ईयर सीटेड साइकोलॉजी रिवीजन कराने की, उसको हम लेकर आए हैं आपके सामने। तो अब आपका स्वागत है सीटेड साइकोलॉजी की दूसरी क्लास में, जिसमें से आपको 30 में से 30 नंबर पूरे करने का टारगेट हम अचीव करवाएंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। आप क्या कीजिएगा, जब तक मैं आंसर ना बताऊं तब तक आप अपनी जो आपको सही लग रहा है आप उसे सिलेक्ट कीजिएगा और उस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, और फिर बाद में आप सब मैच करेंगे कि आपके कितने 30 में से कितने सवाल ठीक आए। उसको आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। इसी के साथ हम शुरू करते हैं पहला सवाल। ये हमारे पास जो पेपर है ये ऑनलाइन जो हुआ था, ये वो पेपर है। तो अब हम इसमें देखते हैं पहला सवाल। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या है? यानी जो विचारधाराएं एक काल में चली आ रही थी, समकालीन मतलब एक ही टाइम पीरियड में, जो एक ही टाइम पीरियड में जो विचारधाराएं थी उसमें ये पूछा गया है कि बाल विकास की प्रक्रिया को क्या होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक टर्म व्यक्तिगत विभिन्नताएं आपने सुना ही होगा, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस का तो पता ही होना चाहिए। ये एक बेसिक टर्म है और एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से भी आता है। तो क्या है, सभी बच्चों के लिए समान तो हो नहीं सकता है। हाँ, तो तरीका एक होता है, विकास की प्रक्रिया एक ही तरीके से होती है सब में। जो रूप होता है वो एक समान होता है, लेकिन समान नहीं होता है। आगे है बहुआयामी है। बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते पड़ते हैं। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। विकास का पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा निर्धारित होता है। अब आप देख रहे होंगे कि पूर्वानुमान नहीं, अगर आपने विकास की जो होते हैं, विकास किस गति से होता है, विकास का जो पूरा पढ़ा होगा प्रोसेस, उसमें देखा होगा तो कि विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि बच्चा जो भी पैदा हुआ है वो अब थोड़ा अपने ऊपर वाला शरीर उठाना सीखेगा, फिर बैठना, फिर अपने पैरों के बल, जो दोनों हाथ पैरों के बल चलते हैं उस तरीके से चलना, फिर खड़ा होना, फिर चलना सीखेगा पैरों से। तो ये पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं, तो ये चीजें यहाँ पे ठीक नहीं है। अगला देखते हैं, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुण नहीं, विकास जो है वो क्या है, वह गुना वह है। मतलब विकास वातावरण और वंशानुक्रम का गुणात्मक पैटर्न माना जाता है। तो इसी के साथ अगर जो आपने ध्यान से देखा होगा तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा नंबर 2, कि यह बहुआयामी है। विकास के बहुत आयाम होते हैं क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। सब बच्चे एक जैसे एनवायरनमेंट में एक जैसे हेरिडिटी के साथ नहीं आते हैं, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। विकास का सिद्धांत बताता है कि विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कोशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। यानी जो सेंटर है वहां से ऐसे फैलता है। पहले हमारे आपने नोटिस किया होगा, पहले जो हमारा हार्ट के पास जो पार्ट्स हैं, शरीर की जो हार्ट के पास पार्ट है, यानी पहले वो बच्चा अपना हाथ उठाना सीखेगा, फिर ये वाला पार्ट मोड़ना सीखेगा और उसके बाद उंगलियां चलाना। तो जो भी हार्ट के पास जो पार्ट है पहले उनका डेवलपमेंट होता है, दूर वालों का बाद में होता है। तो इसमें वही बात की गई है और इसको कहते हैं हम अधोगामी। ठीक है, यानी जो पहले पास वाले पार्ट्स है हार्ट के उनका डेवलपमेंट होगा और बाद में आगे, यानी प्रोक्सीमोडोमिनशियल। ठीक है, ये कौन सा सवाल था, दूसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, अधोगामी। और शीर्षगामी क्या है, सिर से पैरों की तरफ, मतलब सिर से पैरों की तरफ होगा ना। अगला तीसरा देखते हैं। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाला खेल, ये तो आप सबको पता ही होगा,
कि कौन सी जो अवस्था है वो कल्पनाशील, यानी जिसमें वो इमेजिनरी स्पेस से गुजर रहा होता है, तो वो कौन सी होती है? विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? शैशवावस्था यानी 0 से 2? नहीं, ये बहुत तीव्र गति वाली अवस्था है। इस गति में जो विकास होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो देखिए, जो कल्पनाशील है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। इसमें उसकी कई विशेषताएं, जैसे पियाजे की अगर हम स्टेज की बात करें तो इसमें बच्चा हर चीज में एनिमिज्म, जो जीववाद की भावना है, या वो मतलब पुलिस चोर पुलिस का खेल खेलता है, या अपने आप को जैसे डॉक्टर बन जाता है। कभी लड़कियां, या जैसे जेंडर डिफरेंसेस में आता है कि लड़कियां किचन सेट के साथ खेल रही हैं और लड़के डॉक्टर बनकर खेल रहे हैं, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली बात हो जाती है। लेकिन वो सब किस अवस्था में आते हैं? प्रारंभिक बाल्य अवस्था में। ठीक है, जो 2 से 7 मानी जाती है। इसी के साथ इसका आंसर हो जाएगा 2। तीसरे का जवाब होगा 2। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए, कल भी हमने इससे कुछ कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन किया था, बस ये थोड़ा सा उससे अलग है। और किस तरीके से अलग है वो हम बात करेंगे आप सबके सामने। निम्न में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं? सेकेंडरी एजेंसी, कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें था प्राइमरी एजेंसी, और आज जो हम कर रहे हैं उसमें सेकेंडरी एजेंसी। तो देखिए, परिवार, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, विद्यालय। अब देखिए, एक तो सब में है, इसका मतलब एक तो होगा ही। मीडिया यानी 2, विद्यालय भी सब में है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो परिवार, अगर पहला जो है परिवार प्राइमरी एजेंसी है, तो जहां पर परिवार नहीं होता हम उसको सही लगाते, लेकिन वो सब में है। तो इसी के साथ इसका सवाल का जवाब जो सीटेट सीबीएसई के वहां से आया था वो हमें क्लियर नहीं हो पाया। इसमें चारों ही सेकेंडरी एजेंसीज हैं, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो हम टिक करेंगे 1, 2 और 4 पर, परिवार, मीडिया और विद्यालय। अगर चारों हैं तो चारों, लेकिन अगर चारों आपके पास अवेलेबल नहीं है ऑप्शन, तो हम करेंगे 1, 2 और 4। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो पूछ सकता है कमेंट करके। देखिए, ये भी मैंने पियाजे की थ्योरी की अपनी क्लास करवाई है, उसमें मैंने समझाया है। जो न्यू लक्ष्य की ऐप पर जो क्लासेस दी जाती हैं रिकॉर्ड करके, उस पर मैंने बताया है पियाजे की थ्योरी का जो कौन सी स्टेज है? सेकंड, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, उस स्टेज से इस क्वेश्चन को लिया गया है, प्री ऑपरेशनल। ठीक है। रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई गई, वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है। रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क जो है वो ग से बड़ी है। तो क्या है? ये है उसकी सकर्मक अनुमान। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपको हिंदी में डाउट हो सकता है। ट्रांजिटिव थॉट, यानी बच्चे को ज्ञान हो गया है, वो जैसे फॉर्मूला होता है ना, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है। और ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। ठीक है। यानी ए जो है, सी ए जो होते हैं ना, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई इसमें, कि ए जो है वो बी से बड़ी है, बी जो है वह सी से बड़ी है, तो ए सी से अपने आप बड़ी है। ये होता है ट्रांजिटिव। तो इसीलिए इस बच्चे ने भी वही किया है कि जो पेंसिल है वो क जो है वो ग से बड़ी है। इसीलिए इसमें कहा जाएगा सकर्मक अनुमान। उसने ट्रांजिटिव, यानी जैसे घर से स्कूल जाना और स्कूल से घर आना, ये वाली चीज। आज मेरा थोड़ा गला खराब है, आवाज थोड़ी आपको अजीब सी आ रही होगी, क्योंकि जो मौसम चेंज हो रहा है उन सब के कारण आवाज पता नहीं कैसे फट चुकी है पूरी, मिठास खत्म हो चुकी है आवाज की। इसीलिए ऐसा मत सोचना कि मैडम परेशान होकर क्लास ले रही है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लासेस रिकॉर्ड कर करके और इस बाहर बारिश और कभी धूप, इन सब से मेरा गला बहुत खराब हो गया है। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 क्वेश्चन पे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण, ये
कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 या 7 to 12 आप इसे कह सकते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? तो अमूर्त चिंतन, गलत। ये मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की पहचान है। परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, गलत। अगला है प्रतिज्ञाप्ति चिंतन। हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, ये थोड़ी डिफिकल्ट टर्म है। प्रीपोजिशनल रीजनिंग, अभी बच्चा प्रीपोजिशनल रीजनिंग की स्टेज में नहीं आया है, क्योंकि वो स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल वाली, जिसमें वो थिंक अपने आप सोच सकता है या क्रिटिकल रीजनिंग लगा के कुछ भी इस तरीके से सवालों को कर सकता है। तो इस स्टेज की जो अवस्था है वो आप सबको पता भी होगी, सीरिएशन, रिवर्सिबिलिटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन और ट्रांजिटिव, ये सब चीजें इस विकास की जो अवस्था है जो पियाजे ने बताई है, थर्ड स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 या 7 to 12 ईयर्स, इसकी विशेषता है रिवर्सिबिलिटी। इस अवस्था में बच्चा अल्टा पल्टी वाली चीज कि अगर वही चीज मैंने इस बर्तन में डाल दी, चौड़े में, वही पतले में डाल दी तो कितना घटा बढ़ा, या मैं घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया तो रास्ता कौन सा लंबा था कौन सा छोटा था, ये दोनों एक जैसे थे, इन सब चीजों की समझ इसी अवस्था में आती है। या चीजें मैंने फैला के रख, यहाँ सिकोड़ के रख दी और यहाँ मैंने फैला के यही 5-6 चीजें रख दी, तो ज्यादा कम किस में है, ये सारी चीजें थर्ड स्टेज में पियाजे के बच्चों को समझ आ जाती है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा वो बच्चों ऑप्शन ए, रिवर्सिबिलिटी। अब है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें इन्होंने पूछा है कि आप सबको कोलबर्ग, मैंने कल भी बताया था क्लास में कि कोलबर्ग जो है इन्होंने कितने लेवल दिए हैं, इन्होंने लेवल दिए हैं 3 और जो स्टेजेस दी हैं 6। कैसे? पहला लेवल उसकी 2 अवस्थाएं, दूसरा लेवल उसकी 2 अवस्थाएं, तीसरा लेवल उसकी 2 अवस्थाएं, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेजेस, 3 लेवल। और कौन कौन से होते हैं? कन्वेंशनल, आप इंग्लिश में याद करो तो उतना वो ज्यादा आसान होगा। कन्वेंशनल, फिर प्री कन्वेंशनल, फिर पोस्ट, सॉरी प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। पहले प्री लगा दो, फिर प्री हटा दो, लास्ट में पोस्ट लगा दो। तो इस तरीके से अगर पूछे, अब हम इसको, मैंने कहा ना इसको इंग्लिश में करना ज्यादा इजी रहेगा, तो आप देखिए कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल। तो मैंने आपको अभी बताया, आप अगर आप सबका ध्यान इधर ही हो, ध्यान से आप देख रहे होगे कि ये पहला लेवल है, ये दूसरा लेवल है और ये तीसरा लेवल है, ये कोई लेवल नहीं है। तो इन्होंने नहीं पूछा था कि जो कोलबर्ग है उसका लेवल कौन सा नहीं है, तो ये है अनकन्वेंशनल, क्योंकि इनको लेवल दिए हैं वो है, और इन्होंने थ्योरी दी है मोरल डेवलपमेंट की, नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग जी ने दिया है। तो इसीलिए पहला हो जाएगा प्री कन्वेंशनल, दूसरा कन्वेंशनल, तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल। और इनकी एज होती है, जो प्री कन्वेंशनल की होती है 0 से 9, कन्वेंशनल की 9 से 12 और पोस्ट कन्वेंशनल की 12 से 18। ये थोड़ी बहुत 1-2 साल ऊपर नीचे हो जाएगी, कई अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी होती है, लेकिन वो 12 से 18 ही मानी जाएगी। अब देखते हैं 8वां सवाल, वाइगोत्स्की। कल भी जो आपने सीरेट का क्वेश्चन देखे होंगे यूट्यूब पे, तो मैंने कल भी करवाया था, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो किस से संबंधित है। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि वाइगोत्स्की ने जो अपना सिद्धांत दिया वो किस उस पे थ्योरी पे बेस्ड दिया है, उनका मेन मोटो क्या है। जैसे पियाजे हैं, उन्होंने कहा है बायोलॉजिकल जो मैच्योरेशन होती है, यानी जैसे जैसे जैविक विकास होता जाएगा बच्चे के अंदर, मानसिक संरचनाओं का विकास होता जाएगा, उतना ही बच्चा चीजें सीख पाएगा, सीखने का, विचारों का। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो बच्चा अपने समाज से, अपनी संस्कृति से सीखता है, उसका बहुत ज्यादा उसका प्रभाव उसके विकास पर, उसके लर्निंग पर पड़ता है। तो अब हम देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लिव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचना सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है एक अध्यापिका, वो उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए, कि उस टीचर को कौन सा, अगर वाइगोत्स्की के जो मेथड है वो कौन से इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं।
सामाजिक संदर्भों पर आधारित सामाजिक अधिगम की अभिकल्पना करना। तो देखिए, अगर आप सबने ध्यान से देखा हो कि ये थ्योरी ही क्या है, ये थ्योरी ही सामाजिक संदर्भ वाली है। ये थ्योरी किससे रिलेटेड है, सामाजिक संदर्भ से। ठीक है, तो इसमें पहला तो बिल्कुल सही होगा, थ्योरी ही सामाजिक है तो सामाजिक संदर्भ को क्यों छोड़ेंगे हम, इसलिए ये जवाब सही है। हमें बताना है गलत। विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना। टीचर को पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा किस तरीके से लर्निंग सीख पा रहा है, कौन सा मेथड हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हर एक बच्चे की क्लासरूम, हर एक टीचर की क्लासरूम में बच्चे अलग अलग होते हैं, विविधतापूर्ण क्लासरूम होता है, ठीक है, डाइवर्सिटी वाला। तो उसमें क्या होता है, अब हम सब बच्चों को एक ही तरीके से नहीं सिखा सकते। ऐसा जैसे मेरी खुद की क्लास में भी ऐसी कंडीशंस है, तो मुझे पता लग गया है, बच्चों को मैं डेली देखती हूँ तो मैं सिखाती हूँ, अगर मैं एक ही तरीका इस्तेमाल करती हूँ तो वो बच्चा उसे अलग तरीके से सोचता है, कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना चाहिए, डीपली ऑब्जर्वेशन करके, और हमें अपने मेथड्स को अगर मॉडिफाई करने की जरूरत है तो हमें मॉडिफाई करना चाहिए। अगला है अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं। मैंने कल भी इस टर्म के बारे में आपको बताया था, जो मैंने फर्स्ट पेपर करवाया था उसमें। अभी हम बात करेंगे आवश्यकताओं के अनुसार पाड़ का प्रयोग। ये पाड़ क्या है, ये है वाइगोत्स्की का स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग सीधा सीधा वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब ठीक है, ये वाला भी अपने आप देखते ही समझ गए। ये तो हमें पॉजिटिव की तरफ जाना है तो हमें अवलोकन करना ही चाहिए। मानकीकृत होते हैं बेटा एक फिक्स पैटर्न पे, जैसे सीबीएसई के पेपर होते हैं, उनके नॉर्म्स होते हैं फिक्स, और वो सबके लिए एक जैसे बनकर आते हैं। लेकिन हमें अपने क्लासरूम में ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें आकलन के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी हर बच्चे के लेवल के हिसाब से, जैसे दिल्ली में मिशन बुनियाद चला हुआ है, बहुत अच्छा मिशन है, अभी उनके PT1 चले हुए हैं, और उसमें भी आ रखा है कि हर बच्चे के लेवल के हिसाब से उसमें क्वेश्चन डाले गए हैं पेपर में, ताकि सब बच्चे वो पेपर कर सकें। इसीलिए इसमें क्या करना चाहिए, मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल नहीं करके फॉर्मेटिव असेसमेंट करना चाहिए, जो लगातार चलता रहता है, CCE वाला। ठीक है, तो आप, मुझे लगता है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। मैं चाह रही हूँ कि आप जल्दी से जल्दी, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि आपके पेपर में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। आज हो गई है कितनी, 5 तारीख, आपका 20 तारीख को पेपर है। तो 20-19 को आप आराम से अपना रेस्ट कीजिए, अच्छे से नींद लीजिए, तभी तो आप 20 को अच्छा पेपर कर पाओगे। इसीलिए 19 से और अब तक का जो टाइम है, बस वही आपके पास टाइम है। और हमारा चैनल सारी सब्जेक्ट्स की रिवीजन करवा रहा है, EVS, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी। तो आप, इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आप जल्दी जल्दी, आपको वीडियो फास्ट फॉरवर्ड ना करनी पड़े, मैं खुद की स्पीड बढ़ा रही हूँ ताकि आप जल्दी कर पाए। अब हम अगला देखते हैं। अरे वाह, अगला क्वेश्चन फिर से वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। देखिए, लिव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचना सिद्धांत में, एक तो इनका सिद्धांत सबको याद हो गया होगा, इतनी बार ये क्वेश्चन में आता रहता है, किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। यानी कौन सा तरीका जो है वो उपयुक्त है वाइगोत्स्की के अनुसार। देखिए, वाइगोत्स्की की थ्योरी में ज्यादा कुछ नहीं है, 3-4 चीजें हैं। पहली तो कि ये थ्योरी किससे रिलेटेड है, सोशियो कल्चरल है। ठीक है, दूसरा, इसमें ZPD है, एक एरिया जो होता है, यहाँ जॉब और यहाँ आप हो, यहाँ से यहाँ तक ले जाने वाला जो एरिया है ये है ZPD। और जो यहाँ पे हेल्प आपको कोचिंग से या कहीं से भी की जा रही है वो है स्कैफोल्डिंग। क्या है, स्कैफोल्डिंग, यानी टेम्पोरेरी हेल्प। और इसके साथ ही एक है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। यानी आपका कोई भी जो आपसे थोड़ा सा भी, कहीं वो बच्चा भी हो सकता है जिसको हमसे ज्यादा थोड़ा ज्ञान है किसी फील्ड का, और उनसे हम सीखते हैं। और पांचवा है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग वाला। ठीक है, तो बेटा देखो, पहला, आप पहले एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कीजिए पेपर में। आप जो नेगेटिव वर्ड्स है पहले उनको हटाइए। तो रट कर याद करना गलत। गैर संदर्भित, मतलब जो किसी से कंटेक्स्ट में हो ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी न किसी चीज का लिंक होता ही है सब चीजों से। सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप,
हस्तक्षेप होता तो ये ठीक होता, लेकिन अब ये अहस्तक्षेप, तो ये बात गलत हो गई। तो अब हमारा क्या होगा, सहकर्मी सहयोगिता यानी कोऑपरेटिव लर्निंग। इसीलिए बस प्याज, अगर वाइगोत्स्की की आपको ये 5-6 चीजें पता है तो आप सीटेट में 5 से 6 नंबर फ्री के ले सकते हैं बिना ज्यादा दिमाग पर जोर लगाए। और मैं आपको यह बात हर वीडियो में बता रही हूँ, हर थ्योरी से रिलेटेड, कि ये क्वेश्चन इस थ्योरी से यहाँ पर आया है। अब हम चलते हैं अपने 10वें सवाल की तरफ। हमारा 10वां सवाल है, ये कल हमने ये भी किया था, प्रगतिशील या प्रगतिवादी क्लासरूम का कल भी किया था, जिसमें एक तरीके से बच्चा डेमोक्रेटिक बिहेवियर के बीच में हो, वो क्रिएटिव थिंकिंग के साथ हो, वो पीयर लर्निंग करे, उसे मौका दिया जाए हर काम को करने का, या क्या कहते हैं डिस्कशन मेथड इस्तेमाल हो, इस तरीके की जो विधियां होती है, वो सब चीजें होती है, वो प्रगतिवादी क्लासरूम की पहचान होती है। तो प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए, यानी उसके बारे में ऐसी क्लासरूम बनाने के लिए टीचर को कैसा होना चाहिए। पहला पॉइंट, कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापकों को निर्देश देने चाहिए। कैसा होना चाहिए? अरे जब आप प्रगतिवादी क्लासरूम की बात कर रहे हो तो ये बात तो अपने आप में खुद ही गलत हो गई। हाँ, कि आप बच्चे को कठोर माहौल में रखोगे। देखिए नेगेटिव वर्ड्स, कठोर नियंत्रण, यही से सवाल गलत। अधिगम केवल, ये सेकंड ऑप्शन ना नीचे आ गया यहाँ पे, अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। क्यों भाई? बाहर नहीं सीखता बच्चा, अपने आस पड़ोस भाई बहन या कोई एजेंसी जैसे पोस्ट ऑफिस बैंक, वहां जाता है, वो चीजें देखता है कि छोटा बच्चा की चेक कैसे भरा जा रहा है, वो आदमी कौन है, वो मैनेजर है, उनसे हायर अथॉरिटी में है, ये यहाँ पे चेक का ये होगा। या पोस्ट ऑफिस में जाता है कि लेटर कहाँ से क्या पोस्ट होने हैं, किस बॉक्स में डलने हैं, तो ये सारी चीजें वो इनडायरेक्टली सीख रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो क्लास गया तभी उसे नॉलेज है, नहीं, ये गलत है। केवल वर्ड मैंने कल भी बताया था नेगेटिव है। अब अगला है, कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। जहां पर भी विविध दिख जाए ना, वो 99.9% ठीक है, 1% आपको पढ़ने की जरूरत है। वरना मैं फुली कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि विविध के साथ तो आप जा सकते हैं बिना कुछ सोचे विचारे। 99.9% बात सही है। विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं। तो बस यहीं से पकड़ लो, केवल पहली बात तो केवल, दूसरा ड्रिल और अभ्यास, अभ्यास वही रटना आ गया। नहीं भाई, बच्चों को चीजें जोड़ के सिखाओ, किसी न किसी चीज से रटवा क्यों रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें जाना है अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ, यानी कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। बच्चे को जब आप पूछने लगोगे ना कि मतलब जैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिखा रहे हो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बाहर आपने क्या क्या देखा, वो ऐसी ऐसी चीजों के नाम बता देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बाहर से बहुत कुछ देख के सीख के आ रहे हैं। इवन मुझे नहीं पता होता कि मेरे स्कूल की दीवार के बाहर क्या क्या चीजें हैं, कौन खड़ा होता है, मतलब कौन सामान बेचने वाला है, किस कलर का उसका सामान रखने की ट्रॉली है, क्या है, लेकिन उन्हें सब पता होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है, कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित है। देखिए, अब आपने अगर बुद्धि के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता लगा होगा कि 3-4 लोग जो फेमस हैं वो बुद्धि से, थर्स्टन है, गार्डनर है, हाँ, इस तरीके के जो लोग हैं, तो इन्होंने कहा है कि नकारा है किस बात को, यानी ना किया है, नो या ना। तो क्या है कि एकल इकाई है, यानी बस बुद्धि में हम एक ही तरीके से सीख सकते हैं, नहीं, हमारे अंदर स्वतंत्र कई बुद्धियां हैं, जिसे कहते हैं ना कि हम देख कर सीख रहे हैं, यानी दार्शनिक वाली, स्थानों का कैसा कि मैपिंग वाली, स्थानिक जिसे कहते हैं, ठीक है, क्रिएटिविटी वाली, ये सारी चीजें क्या है, स्वतंत्र बुद्धियां। तो अगर हमारा बहुबुद्धि का सिद्धांत देखें तो वो किसने दिया है, हिमांशु किसने दिया है? तो ये सिद्धांत दिया है, वेरी गुड,
हार्वर्ड गार्डनर ने। बच्चे ध्यान से देखो इधर क्लासरूम की तरफ। ठीक है, तो एकल इकाई नहीं है बेटा। क्या आप एक ही तरीके से सीखते हो क्या? क्या आप एक ही चीज सीखते हो क्या? नहीं, आप कई चीजें सीखते हो। तो वो क्या है? बहुबुद्धि, और एक इन्होंने दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। आप सबको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, लेकिन कहीं पर भी आपको डाउट लगे तो आप मुझे बता सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। ये किसका उदाहरण है? आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा कहीं लिखा है क्या कि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते? ये तो हमारी सोच है, हमारे समाज की सोच है। क्योंकि हम पैदा होते क्या करेंगे, लड़कों के लिए ट्रक ला के रख देंगे और लड़कियों के लिए गुड़िया ला के रख देंगे। तो बस वहीं से हमने अपने खुद किया है ऐसा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर जेंडर और मैंने कल बताया था, जेंडर होता है और सेक्स होता है। सेक्स जो बायोलॉजिकल है, जेंडर जो सोसाइटी ने बना दिया है कि तुम लड़के हो तुम ये कर सकते हो, तुम लड़की हो तुम यही करोगी या तुम यही कर सकती हो। लड़कियां गुड़िया से ही खेलेंगी, लड़कियां गाने ही गाएंगी, लड़कियां घर का ही काम करेंगी, लड़कियां टीचर ही बनेंगी, लड़कियां म्यूजिक सीखेंगी, लड़कियां हिंदी अच्छा बोल सकती हैं, उनकी भाषा पे पकड़ होती है। यही पांच चीजें जो पेपर में भी आती है, जो सोसाइटी में भी होती हैं। लड़के, तुम मैथ्स अच्छा कर सकते हो, तुम म्यूजिक में थोड़ी जाओगे, तुम डांस थोड़ी करोगे, लड़कियां होती हैं अच्छी डांसर। तुम तो बहुत हार्ड हो, तुम तो बहुत स्ट्रोंग हो, तुम तो किसी और फील्ड में जाओ, तुम इंजीनियर बनोगे, लड़के इंजीनियर नहीं बन सकती, उनके पास वो बुद्धि नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये जेंडर है, और ये किसने बनाया? सोसाइटी ने। तो अब देखिए बेटा, आप सबको पता लग ही रहा होगा ये कैसी सोच है। ये कैसी सोच है कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं। ये है जेंडर रूढ़िवादिता। कैसे? क्योंकि रोहन खुद कह रहा है गुड़िया मिलने के बाद, जो रूढ़िवाद क्या होता है? जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो चली आ रही है उसे कोई बदल नहीं रहा है। ठीक है, अब आप अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आपके घर में कोई बच्चा, उसे गुड़िया ला के दे दीजिए लड़के को, और लड़की को कोई ये कहते हैं ट्रक ला दीजिए, या वो क्या होती है जो फौजी वगैरह के पास होती है, तो वो तोप वगैरह ला के दे दीजिए, वो खेलेगी नहीं। क्योंकि उसकी रूढ़िवादी सोच जो चली आ रही है, उससे पहले ही सोच बना दिया है तू किचन सेट से ही खेलेगी, तुम्हारे पास किचन सेट होगा, तुम्हें उसी से खेलना है, तुम्हें डॉल से ही खेलना है, तुम बहुत सॉफ्ट हो, तुम हार्ड चीजें नहीं लेगी, तुम मतलब तुम्हारे को चोट पहुंच जाएगी, तुम इस फील्ड में नहीं जा सकती। तो ये सब क्या है बेटा? जेंडर रूढ़िवादिता। तो मुझे एक खिलौना पसंद नहीं है, इस बच्चे ने खुद कहा है, तो ये क्या है? रूढ़िवादी सोच जो सोसाइटी ने उसके अंदर डाल दी गई है, सोसाइटी द्वारा उसके अंदर आ गई है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये है असेसमेंट से रिलेटेड, क्योंकि देखकर ही पता लग रहा है ऑप्शंस को कि एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन, पहले तो चीजें नोटिस कीजिए यहाँ पे कि क्या 1 महीने का दिया गया है टाइम पीरियड, कि 1 महीने के बाद ऐसे राइटिंग करवा रहे हैं और कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो ये किस प्रकार का मूल्यांकन है? तो अब आप मुझे बताइए कि ये किस प्रकार का मूल्यांकन है। वो बच्चों को कई ड्राफ्ट लिखने के लिए, यानी ना तो कोई फिक्स टॉपिक है, नो फिक्स, नो फिक्स टॉपिक, यानी उसने उन पे थोप अपनी सोच नहीं थोपी है, उन्होंने उसे उन बच्चों को मौका दिया है कि आप कोई भी ड्राफ्ट बनाइए, कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग दे रहा है, और सभी बच्चों के ड्राफ्ट को ध्यान में भी रख रहा है। ऐसा नहीं कि बस चेक किया और लो तुम्हारे 10 नंबर, तुम्हारे 4 नंबर, तुम्हारे 20 नंबर, ये सब भी नहीं किया है, और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है। यानी वो उन सब पे जो उन्होंने ड्राफ्ट लिखे हैं उस पे कि बेटा आपका ये वाला प्रोसेस सही था, ये गलत था, वो उन्हें बता भी रहा है, और उनको मान्यता देना मतलब अगर किसी बच्चे ने अच्छा किया है तो उसे वो सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें, इसे क्या कहेंगे हम बेटा? कई ड्राफ्ट लिखने का मौका कौन देता है? क्रिएटिव। आप समझ गए होंगे, मानकीकृत मैंने आपको पहले भी बताया है फिक्स, लेकिन यहाँ पे नो फिक्स, यानी बना बनाया पेपर है, करो और जाओ, करो और जाओ। मानक संदर्भित, वही
फिक्स नॉर्म्स है, इस लिमिट में इतना 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 करना है। योगात्मक होता है साल के एंड में, समेटिव। कोई पेपर है ना, पेन पेंसिल पेपर जो हो जाते हैं। तो रचनात्मकता है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मौका दिया गया है कई ड्राफ्ट लिखने का। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। एक बहुभाषी कक्षा। अब आप मुझे ये बताइए कि बहुभाषी कक्षा क्या होती है? हाँ बच्चों जो यहाँ पर प्रेजेंट है, हाँ जी ठीक। अब हम देखते हैं अपने कि आपके जवाब सही है या गलत है। वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना। ये बताइए कि अगर हम निरुत्साहित करेंगे तो क्या बच्चे सीख पाएंगे? नहीं, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि बच्चा पहले अपनी मातृभाषा से ही सीखता है। ठीक है, तो ये टर्म यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट गलत। ज्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए। क्यों भाई? क्या दूसरे बच्चों का कोई जीने का हक नहीं है? क्या उनकी कोई जिंदगी नहीं है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ज्यादातर नहीं, प्रमुख भाषा कौन सी होती है, हमें हमें फोकस करना चाहिए मातृभाषा पे। पहले मातृभाषा, फिर जो भी दूसरी हो जैसे हिंदी इंग्लिश जो हो उस पर जाना चाहिए। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत है। तीसरा है भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। अगला है एक लक्ष्यांक भाषा, जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा। तो देखिए उपेक्षा बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। क्यों किसी की उपेक्षा करेंगे हम? क्या बस इंग्लिश ही बची है? कोई बच्चे भाषा बोलने का हक नहीं है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां विविधताएं आ जाए वो 99% ठीक है, तो पूरा 100% ही ठीक है। हमें बच्चों को मौका देना चाहिए अपनी पसंद के अनुसार भाषा का इस्तेमाल करने का। एक मिनट में बच्चों, मैं पानी पी लेती हूँ, थोड़ा गले में दर्द है। पानी लाना। तब तक हम देखते हैं पानी आ रहा है तब तक अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ तो बच्चों, आज थोड़ा गले में दर्द है ना, इसीलिए पानी की जरूरत पड़ गई। चलो अब आगे चलते हैं। अब आपको पता होगा एनईपी आई है, एनईपी 2020 यानी नई शिक्षा नीति 2020। अब देखते हैं, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। देखिए ऐसा फिक्स कोई वो, मुझे तो ये पॉइंट ठीक लग नहीं रहा कि आपने बस पहले से फिक्स कर दिया और उसी पे केंद्रित होकर पढ़ाना चाहिए, तो पहला यहाँ पर गलत है। अगला है समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। हाँ कोई प्रॉब्लम तो होनी चाहिए, थोड़ा ठीक हो सकता है। अगला है अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। हाँ, हमें बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए, वो चीजों को नेगेटिव और पॉजिटिव हर तरीके से सीख सके। ठीक है, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित, ये पॉइंट बिल्कुल 100% ठीक है। तो देखिए लेकिन ये क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है कि यहाँ पर वन सब में दिया है, इसीलिए हम इसके ऑप्शन चेंज नहीं करके हम इसमें चारों पे टिक करेंगे, क्योंकि ये तीन तो पॉजिटिव ही थे, इसमें नेगेटिव आना था। अब ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल तो चार करेंगे, लेकिन सीरट ने ये क्वेश्चन जहां तक मुझे उम्मीद है इसको हटा दिया होगा। ठीक है, आप इस तरीके का ध्यान रखना इन सब चीजों का। अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 16। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य कैसा है? क्या ये सही कर रही है? आप खुद सोच के देखिए, क्या उन्होंने सही किया है ये? हुँ? ऐसे क्या होता है भाई? क्या क्लास में 5 ही बच्चे आए हैं, वो 5 ही सब कुछ करेंगे और कोई कुछ नहीं करने के लिए होता? अब यहाँ पर बैठे बच्चे हंस रहे हैं, अब मैं भी कुछ ही बच्चों के नाम लेती हूँ, ये मेरी भी गलती है, हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबकी तरफ से जवाब आए। ठीक है, सब उसका उत्तर है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। मैं हूं ना यहाँ पे, या आप
हो ना क्लासरूम में ठीक करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है। अच्छा, ये न्यायोचित है कि हाँ भाई बस सिलेबस पूरा करना है और बात खत्म। यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। अरे वाह, देखो ये बात तो है कि कौशल तो है, लेकिन वो श्रेष्ठ है या नहीं है वो आगे देखेंगे। इस कौशल का लेकिन फायदा क्या है? क्या और बच्चे हैं नहीं? उनके माता पिता भी तो उन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं। अगर कुछ यहाँ है, इस लेवल तक सीख गए हैं, तो जो ये बेचारे यहाँ है ना, यहाँ लाओ ना, इनसे भी आगे निकल सकते हैं वो। ये तो मैं खुद एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ आजकल क्लासेस में, कि मैंने जिनको थोड़ा सा अच्छी सी रीडिंग आती है, उनको जिनको थोड़ा कम अभी आ रही है, उनके साथ बिठाना शुरू किया है। तो वो उनके साथ बहुत अच्छा मिलकर, मुझसे भी ज्यादा अच्छे वो आपस में सीख पा रहे हैं। पीयर लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, वाइगोत्स्की की जो बात है वो चीज। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस अच्छे कौशल का कोई फायदा नहीं। अच्छा कौशल वो है ना, इन सबको यहाँ लाओ, आगे बढ़ा दो, आगे सबको। अब अगला देखो, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करना। अच्छा, सभी विद्यार्थियों के समान सम्मेलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। समान सम्मेलन है कहाँ? समान सम्मेलन तब होता है ना जब सबको लेती। वो क्या कर रही है यहाँ पे, कुछ बच्चों को ले रही है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, वंचित करने वाला। वो सबको समान अवसर नहीं दे रही हैं, वो अपने आप से भी धोखा दे रही हैं और बच्चों को भी धोखा दे रही हैं। ऐसा आप ना करें और सबको साथ लेकर चलें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए अब ये क्वेश्चन यहाँ पे गुणज वैकल्य, इवन मुझे खुद समझ नहीं आया इसका क्या है इसीलिए मुझे थोड़ा ऊपर करना पड़ा बोर्ड को, और तब मुझे पता लगा ये गुणज वैकल्य कुछ ज्यादा बड़ी टर्म नहीं है, ये हमारा डिसकैलकुलिया है लेकिन जब आप वहां गुणज वैकल्य पे पढ़ रहे थे तो मैं भी अटक गई थी, भाई ये मैंने कभी ये नहीं पढ़ा ये गुणज वैकल्य क्या चीज है। इसीलिए ऐसा मत सोचना कि हिंदी हिंदी पढ़ के ही, नहीं भाई, इंग्लिश की कुछ टर्म्स को आपको पता होना चाहिए जो इंग्लिश में ही आसान है। जैसे अभी मैंने आपको कोलबर्ग की थ्योरी बताई थी, जिसमें लेवल बताए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, बहुत आसान है याद रखने में। लेकिन अगर आप उन्हें हिंदी में देखेंगे तो मुझे तो वो बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। इसीलिए मैं कहूंगी कि इस गुणज वैकल्य को भी इंग्लिश में ही पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा, डिसकैलकुलिया। और आप डिसकैलकुलिया को पढ़ते ही समझ गए होंगे कि कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु क्या महत्वपूर्ण है, यानी जिसके एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब में है गड़बड़ी, तो हमें क्या करना चाहिए, कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त बाध्यताएं। बस गलत। बच्चे हैं वो, बच्चे दिल के सच्चे ठीक है, तो उन्हें मत करो तुम ऐसे कि वो तुमसे डर जाएं, तो ये बात हो जाएगी गलत। विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकल्प यानी कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना। अगला है पाठ्यांश में मौजूद संगोजित जानकारी को ढकने, निष्प्रभ करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना, या विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत। गलत। मैंने पहले भी बताया है, केवल, सिर्फ, सख्त, बाध्यता, मानकीकृत, ये सब वर्ड गलत है। तो इन्हें तो देखते ही गलत कर दो। अब आप इन दो में डाउट में लग रहा होगा कि अब क्या करें। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप सिर्फ पाठ में से ही करवाएंगे? नहीं, हम उन्हें उनकी डेली लाइफ से करवाएंगे। तो यहाँ पे ये जो चीज आ गई ना, ये गलत हो। बात ठीक थी ये कि भाई अतिरिक्त दे देंगे, लेकिन अतिरिक्त आप दे कहाँ से रहे हो, पाठ में से तो दे रहे हो। नहीं। हम क्या करेंगे, बच्चे को आसपास की जो चीजें हैं वो कैलकुलेशन के लिए बोलेंगे। अच्छा मुझे बाहर पेड़ गिन कर देख के आके बताओ, जाओ आपने कितने पेड़ देखे। वो कहेगा मैंने 1 2 3 4, पहले वो बेचारा ऐसे ही बोलेगा 6 7 10, हाँ 12 देखे मैम, या 12 देखे सर। ठीक है, अब आप उसको अगली बार भेज दो, चलो जाओ खिड़की गिन के लाओ। वो क्या करेगा बच्चा, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, मैं उनकी एक्टिविटी रोज देखती हूँ और मुझे सच में, मैं इतनी खुश होती हूँ। और मैं उन्हें कभी डांटती भी नहीं हूँ, मैंने छूट दे रखी है, आपको जो करना है आप कीजिए, क्योंकि वो उसी से सीख भी रहे हैं।
वो अब इतने एक्टिव हो चुके हैं ना कि मुझे बस कहना पड़ता है कि बेटा हमें आज क्लास में अपनी डेकोरेशन करनी है, क्लास डेकोरेट करनी है। कभी मैं घर से चार्ट नहीं बना के लेके जाती, उनकी हेल्प से ही करती हूँ। मैं नहीं हूँ कि आप हाथ नहीं लगाओगे, नहीं। मेरी क्लास में अगर आप देखोगे कभी तो चार्ट्स वगैरह जो है वो नीचे लगे हुए हैं टाइल्स पे, ना कि ऊपर ढके हुए हैं दीवारों पे। वो वहीं वो उन्होंने मैंने उनको क्या बोल रखा है, अगर मैंने बर्ड की ड्राइंग करवाई तो बनाओ और चिपकाओ। पीछे एक चार्ट बना रखा है बच्चों को कोना, उस पे जाओ चिपकाओ, छूट। अब मैंने एक ट्री लगाया क्लास में, फोटो लगानी है बच्चों को अपनी, अपनी फोटो लगाओ जाओ चिपकाओ। बच्चा खुश होगा, अरे मेरी फोटो है क्लास में, हम सब की फोटो है, हमारा पूरा परिवार एक तरीके से, क्लासरूम भी तो फैमिली है, सब बच्चे की फैमिली तो है वो। तो इस तरीके से ये क्या है बेटा, विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकल्प, यानी उसे जो दिख सकती हैं चीजें उन्हें जो गुणा करना जोड़ना ये सब सिखाओ। तो ये जवाब हमारा ज्यादा सही है इन सब के मुकाबले, बाकी सब नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। अब हम चलते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन पर। मुझे इसमें भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हमें इंग्लिश में देख लेना चाहिए, क्योंकि इसकी हिंदी इतनी डिफिकल्ट लग रही है। आप भी अगर पढ़ेंगे तो एक बार आप सोच में पड़ जाएंगे ये वर्ड आए कहाँ से हैं। Which of the following material will not be beneficial for a student with visual impairment? अगर किसी बच्चे को दिखने में दृष्टि बाधित अगर वो है तो कौन सा मटेरियल हमें यूज नहीं करना चाहिए, कोई बताएगा यहाँ पर? चलो देखते हैं, अब देखते हैं हम आगे। एक तो है टेक्टाइल ग्लोब, यानी ग्लोब है उसमें आप बस टच कर सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा है बुक्स विद स्मॉल प्रिंट, किताबें हैं जिसमें छोटा छोटा छपा हुआ, जैसे आपकी किताबें हैं। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर या ब्रेल बुक्स, देखो बेटा ब्रेल तो बेस्ट है ही, ठीक है, ब्रेल तो बच्चों के लिए है ही जो दृष्टि बाधित है। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर भी उनके लिए ठीक है। और जो ग्लोब है उसे भी वो स्पर्श करके देख सकते हैं, अच्छा थोड़ा उभरा हुआ है, ऐसे ऐसे शेप है, तो मतलब क्या होगा किस तरीके से। लेकिन बुक्स, बुक्स कैसे करेंगे वो, आप ही बताइए, क्या बुक्स ब्रेल में है? नहीं, इन्होंने कहा है कि स्मॉल प्रिंट में है, तो स्मॉल प्रिंट में अगर है तो वो उन्हें नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए इसका जो रॉन्ग पॉइंट है, जो गलत ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। मैं थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाऊंगी अब। देखिए, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। दूसरा है प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। तो आप जरा सोचिए एक मिनट के लिए इस क्वेश्चन को, क्या ये सही है या गलत है। अब हम देखते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के दिमाग में मेरे पढ़ते पढ़ते आ गया होगा कि भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ श्रवण पुस्तकें, यानी जिस ऐसे आजकल ऐसे बुक्स भी आई हुई, मेरे पास भी है एक ऐसा, क्या वो पेन होता है, उस पेन को उस पर टच करते हैं तो वो बोलता है मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, जेब्रा, ऐसे वो बोलता है, ठीक है। आवाज आती है बच्चों को उसमें से, वो बड़े खुश होते हैं, अच्छा मैम ये बोल रहा है, तो वो उसे रिलेट भी कर पाते हैं, जो लिखा हुआ अक्षर है उसे सुन के, ये जेब्रा है यानी जेड ऐसे बन रहा है ये, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और ऐसा किस लिए बोला है, एक तो विविध विकल्प, बहुत अच्छा पॉइंट है कि भाई सब बच्चों को अलग अलग तरीके से सीखते हैं तो सीखने का मौका मिलेगा। साथ ही क्या है, वो जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, यानी पठन विकार जो है बच्चों के, जो पढ़ नहीं पा रहे वो सुन तो पाएंगे ना, और सुन के खुद को जोड़ पाएंगे उस चीज से। इसीलिए ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। एक क्रिएटिव बच्चा है आपके आसपास, तो उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं, कौन कौन से गुण मौजूद होंगे। देखिए, एक तो क्या होगा, एक तो वो बच्चा अपसारी और अभिसारी आपको पता होगा, पहली विशेषता तो वो है ही। तो जहां जहां पर एक है वो अपने आप में पॉइंट ठीक है, यानी जो चौथा ऑप्शन है वो अपने आप गलत हो गया, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा अभिसारी, ये लिमिटेड है, कंजर्वेटिव, जहां जहां दो है वो अपने आप गलत हो गया। बस जवाब आपके सामने है, जवाब है, बच्चे कितने खुश हो गए, 1, 3 और
4। तो अगर आप शुरू में भी ये कर देते ना कि अरे ये पॉइंट गलत है, तो 1 2 और 3 ऑप्शन तो हट ही जाते हैं, आपका आंसर आ ही जाता, कुछ भी नहीं करना था आपको। लेकिन फिर भी देखते हैं अमूर्त चिंतन। हाँ, वो बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के साथ होते हैं। क्रिएटिविटी का एक जो विशेषता है वो यही है, अमूर्त चिंतन, यानी वो कुछ कुछ सोच के कुछ नया जुगाड़ बना देता है। नवीन आमुख उत्पादन, हाँ, उसके अंदर न्यू न्यू चीजों को बनाने की, सोचने की, करने की क्षमता होती है क्रिएटिव बच्चे के अंदर। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही पॉइंट। विविध आ गया, विविध तो आपके नंबरों से भर देगा आपको। अगला है, एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल, केवल आ गया भाई यहाँ पे, केवल टीवी के द्वारा सही और पूर्ण रूप नहीं निर्धारित किया जा सकता। अब आगे लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात आ गई, नहीं आ गया। अगर आ जाता ना पूर्ण रूप निर्धारित किया जा सकता है, तो हम इसे बहुत तेज का काटा मारते लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब ये इसने हमारी सुन ली, इसने नहीं बोल दिया कि भाई ये तरीका ठीक नहीं है, तो ये बात भी ठीक है, विविध विधियों का प्रयोग करो, ना कि पेपर पेंसिल का। इसलिए जवाब बिल्कुल सही है, पहला ए और आर दोनों सही है। अगला देखिए, किसी संप्रदाय यानी किसी कंसेप्ट यानी किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकीकृत जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। अरे वाह, तो बहुत आसान है। बताएगा कोई यहाँ पे क्लासरूम में से? कौन सा? इंडक्टिव, वेरी गुड। इंडक्टिव को हिंदी में क्या कहेंगे? आगमनात्मक, वेरी गुड। तो देखिए बेटा, पहले क्या किया हमने, एग्जाम्पल्स लिए, यानी पहले हमने टॉफी छापी। मेरी टॉफियां अच्छी नहीं है, बस ऐसे ही सोच लेना। 3 आई, बच्चे से पूछे कितनी है, 3 है। अच्छा, फिर मैंने क्या कहा, चलो अब बताओ ये लाइनें कितनी है, 3 है। ऐसे एग्जाम्पल्स कराए और मैंने बाद में बोला बेटा अगर यहाँ पे ये लिखा हो ना 2 1 और ऐसे निशान लगाओ, तो उसे आप ऐसे जमा करोगे और ये चीज होती है जमा का निशान। पहले मैंने एग्जाम्पल्स दिए कि चीजें बहुत सारी होती है, उन्हें जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ते हैं, 1 2 3 ऐसे करके। घटाते कैसे है, टोटल में से जितना घटाने को बोला उतनी चीजें बाहर निकाल के रख दो। उसके बाद मैंने सीधा शुरू कर दिया कि माइनस का निशान लगा, प्लस का निशान लगा, और बच्चे ने सवाल कर दिया। ये जैसे एरिया और उसका सवाल क्वेश्चन करते हैं पैरामीटर के, पहले बच्चों को दिखा के मूर्त रूप में करवा के सिखाते हैं, और उसके बाद बच्चे को सिर्फ ये बोलेंगे कि स्क्वायर का पैरामीटर निकालिए, स्क्वायर का एरिया निकालिए, वो फटाक से निकाल देगा कि ए स्क्वायर या 4a। ठीक है, तो ये सब कहाँ से आते हैं बेटा, पहले उदाहरण से नियम, उदाहरण से नियम की ओर। ये कौन सी विधि है, आगमनात्मक। और ये इसका बिल्कुल उल्टा, यानी पहले नियम बताओ बेटा, फॉर्मूला लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इससे x प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा। तो ये क्या है, पहले आपने रूल बताया, फिर आपने स्टेटमेंट रखी कि अच्छा 4 प्लस 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर आएगा, वो आपने बच्चों को सिखाया। तो ये पहले नियम बताया, फिर आपने उदाहरण बताया। अनुकरण, नकल करना, प्रतिस्पर्धा तो कंपटीशन है ही, जो कि गलत टर्म मानी जाती है। तो यहाँ पर क्या कहा था कि पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बनाया जाता है। ठीक है, तो ये है आगमनात्मक इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 23। कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, यानी बच्चे को सपोर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। उसे कठोर और अटल होना चाहिए, उसको बार बार पेरेंट्स को बुलाना चाहिए, मापदंडों का पालन न करने पाने पर विद्यार्थी की भर्त्सना करनी चाहिए, बेइज्जती करनी चाहिए, मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। तो भाई बात ही सहकारिता की हो रही, तो सहभागिता तो होगी ही। ये क्या है, आप कठोर हो, आप पत्थर हो क्या? पत्थर ही तो होता है कठोर, आप तो इंसान हो। तो ये गलत है। दुर्व्यवहार बेटा, दुर्व्यवहार तो किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, वो तो मासूम है। ठीक है,
अब ये बेइज्जती क्या होती है, उससे तो डिमोटिवेट हो जाएगा। कहाँ सहकारिता की बात कर रहे हो, कहाँ उसकी बेइज्जती कर रहे हो। तो इसलिए इसका जवाब होगा कि रूल जब बनाओ तो बच्चों से ही पूछो कि बच्चे क्या रूल बनाए। अगर आपको पानी पीने जाना है तो आप कैसे जाओगे, किस तरीके के ग्रुप में जाओगे, कितने बजे जाओगे, कैसे करोगे, बच्चों से ही पूछ लीजिए। लंच करना है आपको, भूख किस टाइम लगती है, हम उसी टाइम पे सब मिलकर लंच करेंगे, ठीक है। या लंच करते टाइम के अलग रूल क्या है, तो बच्चों से पूछ के अपनी क्लास को मेंटेन कीजिए। अगला क्वेश्चन 24, वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। तो बच्चे कहाँ कहाँ सीखते हैं, वेरी गुड। खेल खेल में, प्ले वे मेथड, फ्रोबेल याद आया, प्ले वे मेथड किसने दिया है, यानी हिंदी में बता देती हूँ मैं आपको, खेल विधि। खेल विधि के जन्मदाता जो कहलाते हैं ना, फ्रोबेल कहलाते हैं बेटा। फ्रोबेल कहाँ के थे पता है, हम्म, चलो आज का सवाल आप लोगों के लिए यही है, आप ये पता करके मुझे बताएंगे। घर से, घर तो पहली शिक्षा की एजेंसी है, पहले ही बच्चे वहीं से सीखते हैं। कक्षा कक्ष, वो वहां पे भी सीखने के लिए बच्चे को हम भेजते हैं अधिगम वातावरण में। तो इसके जवाब हो जाएंगे तीनों। ये कहा ना कि अधिगम कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो ये तीनों जगह पर ही बच्चे का अधिगम हो रहा है। हाँ, मैसेज करेंगे जब ये वीडियो डल जाएगी, आ जाएगी आपके यूट्यूब पे, तो आप मुझे बताएंगे कि फ्रोबेल कहाँ से थे और मोन्टेंसरी कहाँ से थी, दोनों, मारिया मोन्टेंसरी। निम्न में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। पहली बात तो आप नहीं का बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि नहीं पढ़ना हम कई बार भूल जाते हैं। आपको नहीं नहीं पढ़ना भूलना है, आपको उसे पढ़ना है। तो देखिए, मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित, वेरी गुड, 5 स्टार वर्ड, इस वर्ड को हम 5 स्टार देंगे, वेरी गुड, सही है। हमें नहीं नेगेटिव बताना है, ये पॉजिटिव है। समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित, भाई उसे मोटिवेट करो, वो सब काम कर देगा, 5 स्टार। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना, 5 स्टार। 5 स्टार हो गए तो अपने आप ही 0 स्टार हो गया। हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व, हर समस्या एक जैसी होती है क्या, हर घर में एक जैसी समस्याएं हैं क्या, फिर तो मेरे मेरे साथ जो चल रहा होगा आपके साथ भी चल रहा होगा, ऐसे थोड़ी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, फैमिली सब, हर चीज में, एनवायरनमेंट है हमारा मेन, सब चीजों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया नहीं, पहले से भी कोई समस्या का सोल्यूशन हम पूर्व निर्धारित नहीं कर सकते। वो जिसके साथ होता है उसी के टाइम पे वही उसी सॉल्व कर सकता है, या उसका अपना अलग मेथड होता है। हर आदमी का अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का अलग तरीका होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अगला है 26। बस अब हमें बचे हमारे 4 क्वेश्चन, इसी के साथ आपकी ये सीरीज पूरी हो जाएगी। निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिकल्प है, चलो उसके इंग्लिश में दिखा देती हूँ मैं आपको। कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी जो आप खुद जिस चीज को रचना करे, खुद बनाए, तो वो कैसी क्लासरूम होनी चाहिए। पहली बात, निष्क्रिय, क्या उसमें जो लर्नर है वो पैसिव होना चाहिए, उसे एक्टिव होना चाहिए, ना कि पैसिव, गलत, ये ठीक। पुस्तकों को यंत्रवत याद करना, क्या भाई रटना तो गलत है ना, ये रटना ही तो हो गया। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित ना करना, बात तो वही होगी, हतोत्साहित कह लो या निरुत्साहित कह लो, तो ये भी गलत। बस अगर वो 3 गलत हो तो यही सही होगा कि कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभव का उपयोग नए ज्ञान की रचना करने के लिए किया जाता है। हाँ, हमें बच्चों के जो पहले एक्सपीरियंस है वो याद कर पूछने चाहिए, उन्हें बच्चों को बहुत कुछ पता होता है, उसी से वो नए ज्ञान को जोड़ के सीख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है। कौन सी विचारधारा अवरोधक है बेटा, पहला है त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, हाँ, थॉर्नडाइक ने भी कहा है।
को क्या कहा है बताओ? अभ्यास का नियम। हाँ, कि बच्चा गलती करेगा तो ही सीखेगा, बार 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 अभ्यास करेगा, गलतियां होंगी लेकिन वो गलतियों से भी सीखेगा। हम लोग भी सीखते हैं। तो ये बात तो पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव बताना है यहाँ पे। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक है। ये कौन सी बात है? किस चीज की लज्जा भाई? गलतियों, इंसान तो गलतियों का पुत्र है, गलती करके ही तो सीखेगा, तभी तो उसे जीवन भर याद रहेगा कि मुझसे वो गलती हुई तो मैंने ऐसे किया था। गलतियां हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं, लेकिन लज्जाजनक नहीं बनना है हमें। तो ये नेगेटिव बात हो गई। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पना समझ में अंतरालों की जानकारी देती है। हाँ, इससे क्या है, गलतियों से बच्चा सीखता है, उस कंसेप्ट को और अच्छे से उस पर फोकस करता है और अपना ध्यान देता है और अच्छे से सीख पाता है। अधिगमकर्ताओं को डांट के, भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। हाँ, बच्चा ऐसा ना हो कि बच्चा करे ही ना, बच्चे को ऐसा बनाओ वो काम करे चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, बच्चे को मौका तो दो। अधिगम करता कोई भी, मैं भी हूँ चाहे सीखने वाली, मुझसे भी गलतियां होती है, लेकिन अगर कोई मुझे बोल देता है ना कि तुझसे ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, तो मैं अगली बार उस काम को करने से ही डर जाती हूँ। ठीक है, इसीलिए त्रुटियों से भी सीखने का मौका बच्चे को मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, को निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा, मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन, तो इसने पूछा एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है। अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक प्रयोजना के लिए विभिन्न स्रोतों की खोज करता है, स्रोतों की। सितारा अपने स्व संतोषण, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए अपनों से बड़ों से नियमित तौर पर फीडबैक लेती है, प्रतिपुष्टि लेती है। अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि, पर्सनल इंटरेस्ट एवं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमीद क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करता है। तो अब आप बताइए इसमें से क्या गलत है? अब ये देखते हैं हम, सबको दिख ही रहा है नगद, जो नगद है ना, नगद ये बाहर से ही आता है, अंदर से नहीं। अंदर से आता है भाई, हमें ये चीज ऐसे है तो हम ऐसे भी करके देखेंगे, हर तरीके से ट्राई करेंगे। कई बार क्या होता है, बच्चे रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं, मैं अगर उन्हें कोई फॉर्मूला बताती हूँ तो उससे नहीं करते, वो किसी और से करके मुझे समझाते हैं आके, मैम इसे हम ऐसे भी तो कर सकते थे। तो वो अंदर से मोटिवेटेड है कि हम सीखें। इसने तो अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन से किया ही है, फीडबैक वो ले भी रही है अपने घर वालों से कि मैं मतलब सही से कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, ये इन्होंने बोला है। तो बेटा नगद इनाम बाहरी है ना कि आंतरिक, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, कोविड महामारी सबको ही पता है, जिससे हम सब गुजरे हैं, बहुतों ने अपने घर वालों, बहुतों ने अपने खोए हैं, इवन हमारे साथ भी हुआ है, फैमिली में सबके ही हुआ है। बहुत बुरा दौर था वो, बहुत आदमी बेरोजगार हो गए, मतलब बहुत कठिनाइयों का दौर था सबके लिए। तो कोविड 19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। ये किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो ये किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है बेटा? बस ये लास्ट सेकेंड बचा है। प्रतियोगिता और संज्ञान, संज्ञान और संवेग, अनुवांशिकता और निष्पादन, अनुवांशिकता और वातावरण। देखिए, जो नेगेटिविटी थी वो किस कारण थी? हमारे बाहर का जो एनवायरनमेंट था वो ऐसा बना हुआ था कि ना हम घर से बाहर जा सकते थे। रोज हमें खबर मिलती थी, आज उसकी डेथ हो गई, आज उनको कोरोना से डेथ हो गई, हम जा भी नहीं सकते थे। हम उस दुख के दौर में उस परिवार से भी नहीं मिल सकते थे कि किसके साथ क्या हो गया, इतना बुरा समय था। तो वो सब क्या था, वो नकारात्मक रूप से क्या कर गया, जैसे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट आपको पता ही है, टॉपिक भी है ये। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ने ही हमें, क्योंकि बच्चों को बीमारियां हो गई कहीं ना कहीं, वो एक दूसरे में फैल गई, कोविड तो फैलने वाली बीमारी थी। वातावरण में नेगेटिविटी थी, रोज बुरी खबरें आ रही थी। तो ये सब, इसका जवाब क्या हो जाएगा? अनुवांशिकता और वातावरण। अब है क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है। अब आप इसे कीजिए और अपने इसके बाद अपने ये चेक कीजिए कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए थे। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः हो। लर्निंग मीनिंगफुल कब होती है? अगर वह कहाँ हो? शिक्षक निर्देशित हो? नहीं। सहपाठियों द्वारा, पाठ्य पुस्तक या स्व निर्देशित। देखो, अगर हम खुद सीखने की इच्छा रखेंगे ना, हम खुद चीज को प्लान करेंगे, तो वो ज्यादा मीनिंगफुल रहती है, ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है, ज्यादा उसमें हम मतलब उसको इंजॉय कर पाते हैं, आनंद ले पाते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा स्वनिर्देशित
तो बच्चों इसी के साथ हमने कर लिए है अपने सीरीज 2 साइकोलॉजी के पूरे 30 सवाल। और मुझे लग रहा है जहां तक आप सबको इसमें मजा आया होगा, और 30 के साथ साथ आपने 60 सवाल कर लिए होंगे, क्योंकि मैं किसी न किसी क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई थ्योरी या कुछ ना कुछ मेन टॉपिक जोड़कर आपको नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स जो पेपर में देखते हैं आप बिना ज्यादा पढ़े बिना ज्यादा टेंशन लिए फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब मैंने आपको यहाँ पर बताया है। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद, थैंक यू। न्यू लक्ष्य चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।